दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर में। मैं रखी सक्या आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने अगले क्लास में। इस क्लास में आपको नागरिकता पढ़ाई जाएगी। पहले क्लास में आपको संविधान का भाग 1 पढ़ाया गया था, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 तक आपको पढ़ाया गया था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया वो होगा वो, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में होंगे वो आपने हल कर लिए होंगे। आगामी प्रश्न भी वहीं से आते हैं, कोई नए नहीं बनते हैं। यूपीएससी की परीक्षा नहीं है जो रिपीट नहीं होगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन है कहाँ से लाएंगे, इतने प्रावधान होते हैं। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है वो है नागरिकता। इस क्लास में आपको नागरिकता पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का कहाँ पर उल्लेख है? हमारे संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। सिटीजनशिप, ठीक है। और सिटीजनशिप का जो अनुच्छेद हैं वो हैं आपके आर्टिकल 5 से 11। 5 से 11 जो आर्टिकल हैं सिटीजनशिप के, उन्हें हमें पढ़ना है। इसमें अगर आप अपना प्रारूप बनाया जाए तो प्रारूप के तौर पे आप समझ सकते हैं कि इसमें किस किस की बात की जाएगी और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? तो प्रारूप अगर बनाया जाए इसका, एक मिनट। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ने के बाद बीच में ही अनुच्छेद में 2 तरह के नागरिक आएंगे आर्टिकल नंबर 8 में, जिन्हें कहा जाता है, एक होते हैं आदिवासी, मतलब भारत के क्षेत्र के, एक होते हैं पीआईओ और एक होते हैं एनआरआई। तो पीआईओ समझेंगे हम लोग, और एनआरआई, नॉन रेजिडेंस इंडियंस। इनके बाद जो हम समझेंगे वो हमारा होगा एक आपका नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। इसके बाद जो समझेंगे वो हम समझेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे लेके वाद विवाद भी रहे थे। आपने न्यूज़ में देखा होगा 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम का वो सब। तो ये 4 चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? आर्टिकल से। 5 से 11 आर्टिकल समझना है, फिर पीआईओ और एनआरआई समझना है बीच में ही हमें, साथ में आर्टिकल के बाद नागरिकता अधिनियम 1955 समझना है हमें, और फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पूरा करना है। यहाँ तक स्पष्ट हुई बात? अब शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल। चलो आर्टिकल से शुरू करेंगे। ये लो, पहला ही अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या बात की गई? अब देखो, नागरिकता पढ़ने जा रहे हो तो किसे किसे नागरिक कहा जाएगा, कौन कौन नागरिक होते हैं, उनकी व्याख्या अनुच्छेद 5 में की गई है। और ये व्याख्या संविधान के लागू जब हुआ था उस समय की है। ये आर्टिकल आज कारगर नहीं है, ठीक है। कारगर मतलब आज के तौर पर इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो 5 में क्या बात की गई है कि संविधान लागू होते समय जिन व्यक्तियों का अधिवास मीन्स घर, या जो व्यक्ति कहाँ अधिवास भारत में है, तथा अब 3 कैटेगरी के लोग और शामिल किए जाते हैं जिन्हें भारत का नागरिक कहा जाता है। तथा पहला, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, जिनके माता पिता जिनके माता पिता का जन्म
भारत में हुआ हो। तीसरा, तो संविधान लागू होते समय जिन व्यक्तियों का अधिवास भारत में है तथा जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरी कंडीशन में जो व्यक्ति पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हों। को भारत का नागरिक कहा जाएगा। बस इतनी सी बात है आर्टिकल नंबर 5 में। ठीक है, अब आप पहले चाहें तो इसे नोट कर लें या एसेस कर लें, उसके बाद इसे समझते हैं। तो देखो 5 में क्या बात की कि संविधान लागू होते समय जिन व्यक्तियों का अधिवास भारत में था, मतलब ये है जब संविधान लागू हो गया था हमारा, तो नागरिकता के ऊपर विचार चला था, बहुत उथल पुथल मच गई थी, कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, किसे भारत का नागरिक कहा जाएगा। तो उसी समय की बात है कि जिन व्यक्तियों का भारत में अधिवास था, जिन व्यक्तियों का अधिवास मतलब जिन व्यक्तियों का घर और जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे उन्हें, और किसे कहा जाएगा नागरिक, जिनका जन्म भारत में हुआ हो। जिन व्यक्तियों का जन्म भारत में हुआ है और वो भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक कहा जाएगा, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, पहला इनका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी कंडीशन में जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और वो भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक कहा जाएगा। तीसरा, जो व्यक्ति पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा हो वो, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक कहा जाएगा। तो तीसरी कंडीशन को अप्लाई करते हुए ये कहा गया को भारत का नागरिक कहा जाएगा, इन लोगों को भारत का नागरिक कहा जाएगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 6 में क्या प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 6 में क्या प्रावधान है। 5 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 6 देखो, चलो आपने बात कर दी कि ये लोग हैं, इन्हें भारत का नागरिक कहा जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके पास ये कंडीशंस हैं लेकिन वो भारत में रहना ही नहीं चाहते, ठीक है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनके पास ये कंडीशन नहीं है लेकिन वो भारत में रहना चाहते हैं, तो उन सब के लिए प्रावधान हमें अगले आर्टिकलों में मिलेगा। तो अगला आर्टिकल 6 है, उसमें आपकी जो बात की गई है, बंटवारा का समय था, ठीक है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 मुल्क बने थे। इसमें कुछ जब बंटवारा हुआ तो जो क्षेत्र पाकिस्तान को मिल गया उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते थे, भारत में रहना चाहते थे, ठीक है। तो उन लोगों के लिए इसमें प्रावधान किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान क्षेत्र से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक कहा जाएगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा। ऐसा था, बंटवारा जब हो रहा था तो बंटवारे के समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 मुल्क बने थे, जिसमें बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, अपना भारत भी सेपरेट बच गया था, बांग्लादेश वो उसे पूरी पाकिस्तान तब कहा जाता। तो संविधान लागू होते समय ये स्थिति कही गई कि पाकिस्तान क्षेत्र से, मतलब जो हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया उस क्षेत्र से जो व्यक्ति भारत में आ रहे हैं और भारत में रहना चाहते हैं उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक कहा जाएगा, क्योंकि उन्हें भारत अच्छा लगता था। वो तो गलती से बंटवारा होगा इसलिए उस क्षेत्र में रहते थे वो पहले से, तो अब वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हम भारत में रहना चाहते हैं, हमें भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। तो उसी की मांग को रखते हुए आर्टिकल नंबर 6 में ये बात कही गई कि पाकिस्तान क्षेत्र से भारत आने वाले
जो व्यक्ति हैं उन्हें भारत का नागरिक कहा जाएगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई आपको। आर्टिकल नंबर 5 और 6 का एसएस आप कर सकते हैं और इन एसएस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर मैपिंग से समझ लेते हैं। मैं भारत का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ जो वर्तमान में है। उत्तरी बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान उत्तर में ही है। कुछ ऐसा ही है अपना उत्तर भारत। हालांकि कुछ ऐसा ही है। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ये वाला, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये इतना क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया, ऐसा ही है कुछ। हाँ, तो ये क्षेत्र पाकिस्तान को दिया। ये क्या है? पाकिस्तान। और ये हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र बट गए थे। अब जो व्यक्ति बटा हुआ जो क्षेत्र था, जो व्यक्ति यहाँ रह गए, जो व्यक्ति यहाँ थे, वो ये कह रहे थे कि हमें हिंदुस्तान में रहना है और हमें हिंदुस्तान का ही निवासी बनना है। तो इन व्यक्तियों को कहाँ आना था? इन व्यक्तियों को आना था हिंदुस्तान। तो ये जो व्यक्ति जो पाकिस्तान रीजन में चले गए बंटवारा होने के बाद, तो ये व्यक्ति यहाँ जो आना चाह रहे थे, तो इन व्यक्तियों को ही आने के बाद यहाँ पे जब वो आ गए तो इन्हें भारत का नागरिक कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नागरिक। ये बात आपको स्पष्ट होगी अच्छे से? ठीक, मैपिंग से समझ में आ गई होगी, मेरा मानना ये है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 आपको बताते हैं। चलो, पाकिस्तान से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनकी तो बात आपने कर ली। अब जो उल्टा हो रहा है उसका क्या करोगे? भाई भारत में भी तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भारत में नहीं रहना होगा। पाकिस्तान से जो आ रहे थे उनका तो आपने हिसाब कर दिया। अब जो भारत छोड़ के जाना चाहते हैं, भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनका क्या करेंगे आप? तो आर्टिकल नंबर 7 में उस चीज़ का प्रावधान कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। ये बात थी। ये आपका पाकिस्तान कुछ इस तरह से, और ये आपका हिंदुस्तान का एरिया। ठीक, कुछ ऐसी तरह समझ लो। तो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया, तो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे। वो कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान में जाना चाहते थे। और जो व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहते थे तो उनसे कहा ठीक है जाओ, क्या दिक्कत है हमें, आप लोग जाओ। तो ये जो व्यक्ति पाकिस्तान आ गए, तो पाकिस्तान आने के बाद इनसे क्या किया गया? इनके पास जो नागरिकता थी भारतीय, उस नागरिकता को छीन लिया गया और उनसे ये कहा गया कि अब से आप भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, अब से आप पाकिस्तान के नागरिक हैं। बस बात खत्म। इतनी बात थी आर्टिकल नंबर 7 में। 7 आपको स्पष्ट हुआ। 6 में क्या था? जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। और 7 में जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए प्रावधान किया गया और उनसे ये कहा गया कि अब से आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आपसे भारत की नागरिकता छीनी जाती है। 6, 7 अच्छे से स्पष्ट हो गया। 5 भी आपको हो गया। अब बढ़ते हैं 8 की ओर। ये तो चलो पाकिस्तान की बात होगी बंटवारे। अब अन्य जो देश हैं उनके साथ क्या व्यवस्था है तो वो चीज़ समझिए। अब आर्टिकल नंबर 8 में ये है कि जो भारत के रह चुके हैं पहले व्यक्ति, जो भारत में रह चुके हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता थी, वे अब बाहर रह रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए। तो इसमें जो संवैधानिक भाषा है वो क्या लिखी है कि भारतीय मूल के व्यक्ति
भारतीय मूल के व्यक्ति, मूल्य हो गया, मूल्य बोलिए, भारतीय मूल के व्यक्ति जो लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं। बे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसमें ये बात है, ठीक है। और यहीं से अपना जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है PIO और NRI वाला, वो समझेंगे। तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं, वे भी आवेदन देकर या पंजीकरण के द्वारा, या यहाँ पे लिख दो आवेदन देकर, आवेदन देकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। पंजीकरण हटाना चाहो तो हटा लो, क्योंकि इसका संशोधन अधिनियम में अलग से प्राख्यान दिया गया है, वे आवेदन देकर। तो दो तरह के विदेशी होते हैं भारतीय मूल के। भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब जिनका संबंध भारत के साथ रहा है, वे जो लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे हैं, वे आवेदन देकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वे आवेदन देकर नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत भारतीय मूल के दो व्यक्ति आते हैं ऐसे, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं। एक होते हैं आपके PIO, एक को क्या कहा जाता है, PIO। तो PIO को अगर डिफाइन किया जाए एक लाइन में, तो वे आते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज भारत के थे, जिनके पूर्वज भारत के निवासी थे, तो PIO किसे कहा जाता है? PIO को अगर फुल फॉर्म देखा जाए इसमें, तो PIO ये है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यही है, ORGIN है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे हैं, वे आवेदन देकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसके तहत दो तरह के क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। तो एक को क्या कहा जाता है, PIO। और PIO वे व्यक्ति होते हैं जिनके पूर्वज में कौन कौन आते हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, ये सब लोग आपके पूर्वज हैं। और ये पूर्वज भारत के निवासी थे आपके, लेकिन आप चले गए बाहर और बाहर रह रहे थे, लेकिन अब आपको चाहिए भारत की नागरिकता, तो आपको PIO कहा जाएगा, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। तो इन्हें PIO कहा जाएगा और इन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। कैसे? आवेदन देकर। आवेदन जब आप देंगे भारत की नागरिकता के लिए, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर आप PIO हैं। दूसरे तरह के भारतीय मूल के विदेशी कौन होते हैं? NRI, जिन्हें क्या कहा जाता है? NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI। और इन्हें जो PIO हैं, हाँ, NRI को हिंदी में कहा जाता है आदिवासी भारतीय, आदिवासी भारतीय। नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो होते हैं जिनका भारत में कोई मकान नहीं है, लेकिन वो भारत के नागरिक थे एक समय पे, अब वो बाहर रहने लगे थे और लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें क्या चाहिए कि भारत की नागरिकता चाहिए। तो भारत की नागरिकता उन्हें मिल सकती है आवेदन के द्वारा। तो इसमें आप लिख लो
लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे हों। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 8। तो दो तरह के व्यक्तियों को ये नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारतीय मूल के व्यक्ति जो लंबे समय से भारत के नागरिक, मतलब लंबे समय भारत से बाहर रह रहे हैं, वे आवेदन देकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। 8 में ये बात कही गई है, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे हैं, वे आवेदन देकर नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो अब भारतीय मूल के व्यक्ति जो लंबे समय से बाहर रह रहे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO ऐसे व्यक्ति जिनके पूर्वज भारत के नागरिक थे, ठीक है, लेकिन अब ये बाहर रह रहे हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, तो आवेदन देकर ये ले सकते हैं। दूसरे NRI, आदिवासी भारतीय इन्हें कहा जाता है। आदिवासी, कहीं और बसने वाले भारतीय। तो लंबे समय से भारत से बाहर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो ये होते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो गया पूरा। आप चाहें तो एसेस कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो आगे आते हैं। आर्टिकल नंबर 9। नौ में आपका क्या प्रावधान है? 9 में ये कहा गया है, अब चलो ये तो आपने बात कर दी कि भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करनी है और किन्हें किन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते होंगे, तो उन्हीं के बारे में 9 कहता है। 9 क्या कहता है? वे व्यक्ति जो स्वेच्छा से, किससे? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, छीन ली जाएगी। नागरिकता जो भारत की है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ले वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, ऐसा वहाँ लिखा है। मैंने ये लिखा दिया, अंतर कुछ नहीं है, इतनी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो पहले भारत का नागरिक है, वर्तमान में मान के चलिए, मैं अपना उदाहरण लेके चलता हूँ, मैं अभी भारत का नागरिक हूँ, मुझे कहीं जॉब मिली अमेरिका ऐसी किसी कंट्री में, तो मैंने क्या किया कि भारत की नागरिकता तो है ही मेरे पास, दूसरा मैंने अमेरिका की भी नागरिकता ले ली अपनी इच्छा से। तो अब मेरे पास 2 नागरिकता हो गई, एक भारत की, एक अमेरिका की। ठीक है, तो जब ये बात भारत सरकार को पता लगेगी कि इस व्यक्ति ने, फलाना व्यक्ति कोई है, इसने अमेरिका की भी नागरिकता ले रखी है स्वेच्छा से और भारत की नागरिकता इसके पास है ही पहले से, तो हमारा भारत सरकार क्या करेगी कि हमारे पास जो भारत की नागरिकता है इसे समाप्त कर देगी, स्वतः ही ये नागरिकता हमारी समाप्त हो जाएगी। हमारा पंजीकरण जो होगा वहाँ पे भारत की नागरिकता के रजिस्टर में, वहाँ से हमारा नाम कट जाएगा कि ये व्यक्ति अब भारतीय नहीं है, ये अमेरिकन है। ठीक है, तो और ये जो आर्टिकल है वो भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? एकल नागरिकता के सिद्धांत को, एकल नागरिकता के सिद्धांत को दर्शाता है। इकहरी नागरिकता ग्रहण करता है भारत। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब ये होता है केवल एक ही नागरिकता, एक ही पहचान, वो क्या है? भारतीय, बस बात खत्म। तो ये जो आर्टिकल है वो एकल नागरिकता को दर्शाता है। तो इसमें क्या बात कही गई है? जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, उनकी जो नागरिकता भारतीय है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी या उनसे छीन ली जाएगी, उन्हें भारतीय नहीं समझा जाएगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। 9 तक हम आ गए, अब आते हैं 10 पे।
तो 10 में लिखो क्या है 10 में। संवैधानिक भाषा में ये लिखा है 10 में कि जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं, संसद जो है, अब संसद क्या करेगी, कोई जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं संसद की विधि के अधीन रहते हुए उनके नागरिकता संबंधी अधिकार स्थायी होंगे। इसमें ये बात है, क्या है, जो भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं संसद की विधि के अधीन रहते हुए, के अधीन रहते हुए उनके नागरिकता संबंधी अधिकार स्थायी होंगे। क्या होंगे, स्थायी होंगे। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो पहले आपने अनुच्छेद पढ़े, कहाँ से, 5, 6, 7, 8 और 9, 5 से 9 तो यहाँ पे 10 लिखो ना यार, ये चेंज नहीं हो पाया। आपका हो गया 9 में, ऐसी बात है नहीं, ये बात 10 में है। आपने जो पहले अनुच्छेद पढ़े इनसे पहले कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9, उनमें नागरिकता को ग्रेड करने का तरीका बताया गया है और नागरिक किसे नहीं समझा गया ये सब बताया गया है, और विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता, पाकिस्तान से आने वाले, तो ये नागरिकता के प्रावधान बताए गए कैसे नागरिकता मिलेगी। तो 10 में ये बात कही गई है, इन अनुच्छेदों के तहत जिन जिनको नागरिकता प्रदान की गई है उनके जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं वो संसद की विधि के अंतर्गत रहेंगे, अर्थात उनके अधिकार स्थायी रहेंगे, किसी भी स्थिति में उनके अधिकारों को वंचित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एक डर रहेगा कि हमें ऐसे नागरिकता दे तो दिए, कहीं ये हमारी नागरिकता छीन तो नहीं लेंगे। तो आर्टिकल नंबर 10 उन्हें गारंटी देता है कि आपके अधिकार जो हैं वो परमानेंट हैं, आपसे छीने नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। तो बस इतनी सी बात ये है कि संसद की विधि के अधीन रहते हुए उनके नागरिकता संबंधी अधिकार स्थायी रूप से उनके पास रहेंगे। जैसे नॉर्मली एक भारत का नागरिक है वैसे ही उसे भी भारत का नागरिक समझाया जाएगा, उसके अधिकार जो हैं वो स्थायी रहेंगे, एकदम परमानेंट रहेंगे, उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। बस इतनी सी बात आर्टिकल नंबर 10 कहता है। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई आपको। 10 के बाद हम लोग समझेंगे 11। 10 आप ऐसे कर लो। अब 11 में क्या कहा गया है, 11 में ये बात है कि जो नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे उन पर जो विधि बनाई जाएगी, उन पर जो कार्रवाई की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, संसद के द्वारा की जाएगी। ये बात आर्टिकल नंबर 11 में कही गई है, लास्ट आर्टिकल है अपना। और ये कहा गया है कि नागरिकता संबंधी जितने भी विधि बनाए जाएंगे, विधि बनेंगे या कार्रवाई होगी, वो कौन करेगा, उसका अधिकार किसे है, संसद को। संसद के अधीन होगा सारा कार्य, ये है। तो इसमें ये नागरिकता संबंधी प्रावधानों को निर्धारित करने का अधिकार किसे है, संसद को। दूसरी भाषा में से लिख लो, नागरिकता संबंधी प्रावधानों का अधिकार संसद को है। किसे है, संसद को है। इस पर और कोई कुछ नहीं करेगा। नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान बनेंगे, जो भी कार्यप्रणाली चलेगी वो किसके तहत चलेगी, संसद के तहत चलेगी। तो संसद उसमें क्या कर सकता है कि उनसे संबंधित कानून भी बना सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत कार्यप्रणाली होती हैं, किसी भी मुद्दे को उठाया जाए नागरिकता संबंधी, तो ये जो कार्यप्रणाली जो चलेगी वो सब कुछ संसद में चलेगी, संसद के अधीन कार्यरत रहेंगे। अब इन पर जो मुद्दे उठाए जाएंगे, जो केस वगैरह होंगे, वो सब आपके कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक, यहाँ तक आपको बात स्पष्ट हुई।
आर्टिकल नंबर 11 तक हमने कर लिए हैं। एक बार चाहें तो आप आर्टिकल नंबर 5 से 11 रिकॉल कर लो। पहले आप इसका एसेस कर सकते हैं, फिर रिकॉल करते हैं। ठीक, अब हम लोग रिकॉल करते हैं आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। 5 में क्या था बताइए, बोलो। देखो 5 में कुछ नहीं था। 5 में इतनी बात थी कि भारत का नागरिक किसे समझा जाए, तो संविधान लागू होते समय भारत का नागरिक किसे समझा जाए, तो जिसका अधिवास भारत में था तथा जिसका जन्म भारत में हुआ, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तथा जो पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। 6 में पाकिस्तान क्षेत्र से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझाया जाएगा। 8 ऐसे व्यक्ति जो भारत के मूल के हैं तथा लंबे समय से भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको मतलब आवेदन देकर वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 2 तरह के आते हैं। एक होते हैं PIO, एक होते हैं NRI। हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा हमारा आर्टिकल था 9 में जो व्यक्ति क्या कहते हैं स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये किस सिद्धांत को दर्शाता है, एकल नागरिकता के सिद्धांत को दर्शाता है। 9 के बाद 10 में इन उपर्युक्त आर्टिकल जो ऊपर आर्टिकल हैं उनके तहत मिली नागरिकता की गारंटी लेता है आर्टिकल नंबर 10। यह उनके अधिकारों को स्थायी बनाता है। संसद की विधि के अधीन रहते हुए उन सभी नागरिकों के अधिकार स्थायी होंगे। 11 नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान होंगे उस पर जो कार्य प्रणाली होगी वो सब किसके अधीन होगी, संसद के अधीन होगी, संसद के अंतर्गत की जाएगी। यहाँ तक आर्टिकल सारे हमें स्पष्ट हुए। अब हम समझते हैं हमारी लास्ट 2 हेडिंगें थी। एक है नागरिकता अधिनियम 1955 संसद के द्वारा जो आया था, और एक हम समझेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019। ठीक है, तो ये दोनों रह गए, उसके बाद दोनों हम लोग समाप्त करेंगे। तो आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कौन से आर्टिकल में क्या है, इन्हें याद कर लेना, फ़ायदेमंद रहेंगे, पूछ सकता है। तो सिटीजन एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 संसद के द्वारा ये लाया गया था। सिटीजन एक्ट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं सिटीजन एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट। इसमें क्या था, इसमें जो है भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 तरह के प्रावधान बताए गए थे कि उन 5 प्रावधानों के तहत आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। हमें इस अधिनियम में सिर्फ वो 5 बिंदु याद करने हैं। तो 5 बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है 5 तरीके बताए जो भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए, भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 तरीके। पहला, जन्म से नागरिकता प्राप्ति। तो पहला था इसमें जन्म से नागरिकता प्राप्ति। मतलब अगर व्यक्ति का जन्म भारत में है और उसके पूर्वजों का भी जन्म और लंबे समय से भारत में रह ही रहे हैं उसके घर वाले, और उसका भी जन्म भारत में हुआ, तो जन्म से उसे नागरिकता प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा है आपका रक्त संबंध के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता प्राप्ति। रक्त संबंधी आधार पर नागरिकता प्राप्ति कर सकते हैं आप। मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया कि मेरे जो पूर्वज हैं वो भारत में रह रहे हैं, मैं बिछड़ गया था, अर्थात किसी मतलब वही चीज़ भारत से बाहर रह रहे थे, और लेकिन आपने रक्त संबंधी ये स्थापित कर दिया कि मेरा जो मूल इस जगह है वो भारत है, इसलिए मुझे भारत का नागरिक समझा जाए। अगला, पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के माध्यम से या द्वारा नागरिकता प्राप्ति। पंजीकरण के बाद देशीयकरण, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति। देशीयकरण के बाद आपका है क्षेत्र अधिमिलन के द्वारा, क्षेत्र
अधिमिलन। इसमें ये बात है, सिटीजनशिप एक्ट में 1955 में संसद के द्वारा पास किया गया था, और इसमें ये इतनी सी बात की गई थी कि भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करनी है तो हम भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 5 तरीके बताए गए थे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, जिसमें पहला तरीका आपका क्या था, जन्म से नागरिकता प्राप्ति, अर्थात आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप जन्म से भारत के नागरिक हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा है रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता प्राप्ति। आपने ब्लड रिलेशन अपना जो है यहाँ पे स्थापित कर दिया और दिखा दिया कि हाँ मेरा जो पूर्वज हैं वो भारत में रह रहे हैं, मैं भी भारतीय मूल का हूँ, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति। आपका कुछ नहीं है भारत में, ना ब्लड रिलेशन है, ना आपका जन्म हुआ है, तो आप पंजीकरण वहाँ करवा सकते हैं कि मेरा पंजीकरण कर दीजिए, मैं आवेदन कर रहा हूँ, भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ और मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक। उसके बाद देशीयकरण, आपने अपना देश बदल लिया, सिंपल सी बात ये है, तो देशीयकरण आपने कर लिया, आप पाकिस्तानी निवासी हैं आप, लेकिन अब भारत आ गए, आपने देशीयकरण कर लिया तो नागरिकता मिल जाएगी। क्षेत्र अधिमिलन, मान के चलिए भारत और किसी अन्य देश के साथ ऐसा समझौता हुआ जो कि अन्य देश ने अपना कुछ क्षेत्र भारत को दे दिया और उसे भारत ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, भारत की क्षेत्र रेखा में मिला लिया, तो क्षेत्र अधिमिलन हो गया ये। तो उस क्षेत्र के मिलने से जो वहाँ के नागरिक थे उन्हें भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है, किसके द्वारा, क्षेत्र अधिमिलन के द्वारा। तो ये 5 तरीके नागरिकता अधिनियम 1955 में बताए गए थे। इसके बाद अगला जो एक और अधिनियम है, इसमें कुछ कमियाँ तो होंगी, देखो गलतियाँ हर जगह होती हैं, उन्हें गिनाया नहीं जाता, सुधार किया जाता है। तो सुधार के लिए एक और अधिनियम आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसी में संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। उसमें क्या था वो समझते हैं, तब तक आप इसका एसेस कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसे बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, शॉर्ट में ऐसे ही बोल देते हैं CAA 2019। तो CAA 2019 को हम लोग समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था, तो इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देश पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तो अब क्या करें, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले, कहाँ, भारत आने वाले 6 धर्मों की बात, भारत आने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सॉरी गलत हो गया, हाँ मुस्लिम नहीं है, हिंदू, जैन, बौद्ध, हिंदू, यहाँ गलत हो गया, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी। तो समझो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी धर्म के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। धर्म के से संबंधित जो शरणार्थी हैं, इन धर्मों से संबंधित जो शरणार्थी हैं को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन का अधिकार दिया गया। ये कहा गया कि आप लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और भारत उन्हें नागरिकता दे सकता है। भारत नागरिकता दे सकता है। अब समझते हैं इसे, क्या बात है ये। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA 2019 में ये प्रावधान था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए वो भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी धर्म से संबंधित थे। ये बात समझो, जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए और जो कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म से संबंधित थे और भारत में रह रहे हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। एक तरह से जो भारत किसी और देश के हैं लेकिन भारत में शरण लेके रह रहे हैं, शरण में है भारत की, तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई पारसी धर्म से संबंधित शरणार्थी जो हैं वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा इस अधिनियम में कहा गया। क्या कहा गया? 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी धर्म के शरणार्थी थे, वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे सकती है। तो ऐसी बात इसमें ये कही गई। तो ये धार्मिक आधार पर नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया। किसके आधार पर? धार्मिक आधार पर नागरिकता का प्रावधान तो ये था आपका CAA अधिनियम 2019। तो यहाँ तक आप पूरी बात स्पष्ट हो गई। हमने सबसे पहले 5 से 11 अनुच्छेद सारे समझ लिए, उसके बाद जो आपके NRI और PIO थे वो समझ लिए, उसके बाद नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 वो समझा, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये समझ लिया। तो आपका नागरिकता का जो टॉपिक है वो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ पूछेगा। बस आपको जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 5 तरीके बताए गए वो याद कर लिए, सारे आर्टिकल याद कर लो और इसमें ये बात याद कर लेना कौन से देश और कौन कौन से धर्म, ठीक है, और किसके द्वारा? आवेदन के द्वारा। ये टर्मिंग पॉइंट है बिल्कुल, आवेदन के द्वारा नागरिकता और धार्मिक नागरिकता का प्रावधान। ठीक, तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई। मुझे नहीं लगता नागरिकता में आपके लिए कुछ बचा होगा। रिवीजन कर लेना, PDF जो होंगे वो हम लोग डाल देंगे इससे संबंधित, स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे आप उसमें,
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं जो आप लोग इतने अच्छे से क्लास लोग को लेते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।